नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को हिंदी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारा एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे पुलिस, यूपी पुलिस और सभी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए है। देखिए दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन एवं संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को इन्हीं सभी का डिफिनीशन और उनकी संख्या कितनी होती है उन सभी को बताऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, पहले हम आप लोगों को बताएंगे इन सभी लोगों का डिफिनीशन और वे कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कितनी संख्या होती है, उन सभी को मैं बताऊंगी। तो दोस्तों, पहले आप देखिए, आप हेडिंग डालेंगे स्पर्श व्यंजन। आप लोगों को मैं पहले बताऊंगी कि स्पर्श व्यंजन किन्हें कहा जाता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन। तो इनका डिफिनीशन लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु, मूर्धा, दांत एवं ओष्ठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन का हम परिभाषा लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, कामा तालु, कामा मूर्धा, कामा दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब दोस्तों, हम आप लोग को बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और यह का से लेके माँ तक होते हैं। तो आप लोग इसका मतलब ट्रिक जान सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन का ट्रिक कम होता है, यानी कि का से लेकर माँ तक, यानी कि का वर्ग हो जाएगा हमारा, का वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग हो जाएगा, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो यह पांच वर्गों में हमारा 25 व्यंजन आ जाएगा और जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। 25 आ जाएगा जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं और स्पर्श व्यंजन की याद करने का ट्रिक है कम, यानी का से माँ तक। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। फिर हम अगला आप लोग को बताएंगे अंतस्थ व्यंजन। हमारा अगला है हेडिंग है अंतस्थ व्यंजन। फिर हम अगला आप लोग को बताएंगे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अंतस्थ व्यंजन। तो इसका परिभाषा हो जाएगा जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन का डिफिनीशन हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन हमारे या है, रा है, ला है और वा है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और जिनमें है चारों हमारे या है, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा बताया कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है, स्वर व व्यंजन के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो हमारे बहुत ही अंदर से निकलते हैं, हमारे शरीर में बहुत अंदर से निकलते हैं, तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 हो जाएंगी। यदि आप लोगों से पूछे कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। और हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा।
या, रा, ला और वा हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर दोस्तों आगे हम आप लोगों को बताएंगे ऊष्म व्यंजन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, तो इसमें हम आप लोग को डिफिनीशन बताएंगे ऊष्म व्यंजन का। तो आप लोग लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में या मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में या मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते समय आपके मुख से हवा निकल करके या हवा टकरा करके मुख में हवा टकरा करके ऊष्मा पैदा करेगी, तब उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है और चारों ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। तो देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 हो जाएगा और ऊष्म व्यंजन है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। फिर दोस्तों, हमने आप लोगों को देखिए बताया कि ऊष्म व्यंजन का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकराकर ऊष्मा पैदा करती हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती हैं। देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 हो जाती हैं और हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, यह ऊष्म व्यंजन है। अब दोस्तों आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी संयुक्त व्यंजन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संयुक्त व्यंजन। तो आप लिखेंगे कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और संयुक्त व्यंजन का परिभाषा होता है कि दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? छत्र, ज्ञ और स्र। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है और हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों छत्र हैं, त्र हैं, ज्ञ और स्र। छत्र, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन हमारे किन किन व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संयुक्त व्यंजन का जो योग होता है उनके बारे में हमें बहुविकल्पी क्वेश्चन में दिया रहता है कि छत्र किन किन व्यंजनों के योग से बनता है या फिर त्र किन किन व्यंजनों के योग से बनता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसा भी बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, छत्र जो हमारा होता है तो किसके संयोग से बनता है, यानी कि किस व्यंजन के संयोग से बनता है। तो देखिए दोस्तों, जो छत्र है वह आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। जो छत्र होता है आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। और हमारा जो त्र है वह आधा ता और रा के संयोग से बनता है। जो त्र है वह आधा ता और रा के संयोग से बनता है। फिर हम आगे देखेंगे ज्ञ। तो देखिए दोस्तों, ज्ञ आधा जा प्लस इया के संयोग से बनता है। ज्ञ जो है वह आधा जा प्लस इया के संयोग से बनता है। अब हम आगे देखेंगे स्रा। तो देखिए दोस्तों, स्रा बड़ा सा आधा बड़ा सा और रा के संयोग से स्रा बनता है। जो स्रा है वह आधा बड़ा सा और रा के संयोग से बनता है। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को संयुक्त व्यंजन का परिभाषा बताया कि दो अलग अलग व्यंजनों की संयोग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों की संयोग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है।
देखिए दोस्तों, एक संयुक्त स्वर भी होता है और एक संयुक्त व्यंजन होता है। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है और संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे छत्रा, ज्ञा और श्रा होते हैं, और जबकि संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों आप इस बात पर कि संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन हमारे दो टॉपिक हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है और संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है। तो संयुक्त स्वर हमारे ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। तो आप लोग लिख लीजिएगा कि संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। और संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 होती है। तो संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर में अंतर पता चल गया होगा। देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त स्वर दोनों की संख्या 4 होती है, लेकिन संयुक्त स्वर हमारे ए, ऐ, ओ, औ होते हैं, और जबकि संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, ज्ञा और श्रा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन का परिभाषा और उनकी संख्या को बता दिया है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को सभी का परिभाषा और उनकी संख्या बता देती हूँ। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, हर कंपटीशन की परीक्षा में जिनमें हिंदी आती है उनमें इनसे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत से लोग इन्हीं सभी क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे स्पर्श व्यंजन। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, स्पर्श व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ कामा, तालु कामा, मूर्धा कामा, दांत या ओष्ठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है, तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, और हमारे स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक होते हैं। तो कम इसका ट्रिक है। स्पर्श व्यंजन को याद करने का ट्रिक दोस्तों आप लोग कम लिख लीजिएगा। कम यानी कि का से लेकर माँ तक हमारे जितने भी वर्ड आते हैं वह सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। हमारे देखिए दोस्तों, कम में हमारे कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या में का वर्ग आ जाएगा, चा वर्ग आ जाएगा, टा वर्ग आ जाएगा और पा वर्ग। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यह सभी 5 वर्ग हमारे स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इन सभी वर्गों को यानी कि 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब दोस्तों आगे हम आप लोगों को अंतस्थ व्यंजन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अंतस्थ व्यंजन। तो इसमें लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन का डिफिनीशन हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय या जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, और हमारे अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो या हैं रा, ला और वा। या, रा, ला और वा अंतस्थ व्यंजन है। फिर हमारा अगला हमने आप लोग को बताया था ऊष्म व्यंजन। तो देखिए दोस्तों, अगला ऊष्म व्यंजन है। तो आप लोग ऊष्म व्यंजन हेडिंग डाल के इसमें परिभाषा लिखेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, ऊष्म व्यंजन का परिभाषा हो जाएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती हैं। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती हैं, तो हमारे कौन कौन से ऊष्म व्यंजन होते हैं।
तो देखिए दोस्तों, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा, यह हमारे ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। फिर हम आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संयुक्त व्यंजन। इसमें लिखेंगे कि दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं छत्र, ज्ञ और श्राम। छत्र, ज्ञ और श्राम। अब देखिए दोस्तों, हम आप लोग को बताएंगे कि संयुक्त व्यंजन किन दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा छत्र होता है वह आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। छत्र जो होता है वह आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। और जो त्रा होता है वह आधा ता प्लस रा के संयोग से बनता है। और जो ज्ञा है वह आधा जा प्लस इया के संयोग से बनता है। जो ज्ञा होता है वह आधा जा और इया के संयोग से बनता है। फिर देखिए दोस्तों, जो स्रा होता है वह आधा बड़स्सा और रा के संयोग से बनता है। जो स्रा होता है आधा बड़स्सा और रा के संयोग से बनता है। तो दोस्तों, हमने आप लोग को बताया कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। और देखिए दोस्तों, एक होता है कि संयुक्त या संयुक्त व्यंजन है और एक संयुक्त स्वर भी होता है। तो संयुक्त स्वरों की भी संख्या 4 होती है और हमारे संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग संयुक्त स्वर को भी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है, जो होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त स्वर का भी वही परिभाषा हो जाएगा कि दो अलग अलग स्वरों के। देखिए, संयुक्त व्यंजन में होता है कि दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त स्वर का परिभाषा हो जाएगा कि दो अलग अलग स्वरों के संयोग से बने स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। और संयुक्त स्वरों की भी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। तो संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक में लिख लीजिएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। तो हमारे स्पर्श व्यंजन का से लेके माँ तक होते हैं। फिर आप लोग दूसरा लिख लीजिएगा कि अंतस्थ व्यंजन। फिर देखिए दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 होती है। हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और वा। और देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा था कि ऊष्म व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। और ऊष्म व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हाँ, ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर दोस्तों, हमने आप लोग को अगला बताया कि संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं छत्र, ज्ञ और श्राम। और देखिए दोस्तों, हमने आप लोग को बताया संयुक्त स्वर। तो आप लोग संयुक्त स्वर भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो संयुक्त स्वर हमारे ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छत्र, ज्ञ और श्रा होते हैं। तो देखिए दोस्तों, छत्र जो हमारा होता है वह आधा का और खट्टी सा के संयोग से बनता है। जो त्रा है आधा ता प्लस रा के संयोग से बनता है। और जो ज्ञ है वह आधा जा प्लस इया के संयोग से बनता है। और जो श्रा है वह आधा बड़स्सा और रा के संयोग से बनता है। तो देखिए दोस्तों, आज हमने आप लोगों को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। और इनकी परिभाषा के साथ साथ इनकी संख्या को भी बता दिया कि कौन कौन से हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। तो आप लोग इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बोले ना।
नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 10th और क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रस। तो देखिए दोस्तों, रस से संबंधित क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें हमें जो रस पूछा रहता है उसका उदाहरण और उसका परिभाषा लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग हमारे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा वीडियो क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ साथ हर कंपटीशन की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनमें हिंदी पूछे जाते हैं। क्योंकि आज हम आप लोगों को इसमें परिभाषा, उदाहरण भी बताएंगे और उनके अस्थायी भाव को भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, कंपटीशन की परीक्षाओं में अस्थायी भाव भी पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा वीडियो विशेष तौर पर क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। तो वे लोग हमारे इस वीडियो को देखना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लें। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोग को पहला बताएंगे हास्य रस। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए हास्य रस। देखिए दोस्तों, हम बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आप लोग परिभाषा कैसे लिखेंगे, उदाहरण कैसे लिखेंगे। तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लीजिए हास्य रस। तो इसमें लिखिएगा, जब किसी काव्य को पढ़ने व लिखने से, जब किसी काव्य को पढ़ने व लिखने से हास नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, हास्य रस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा। हास्य रस की परिभाषा कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से हास नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने आदि से जो आनंद उत्पन्न होता है तो उसे हम रस कहते हैं। यदि पूछे कि रस की परिभाषा क्या होती है, तो रस की परिभाषा यह होती है कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से जो हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है तो उसी की घटना को हम रस कहते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आप लोग को बताया कि हम आज आप लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस का परिभाषा और उसका उदाहरण बताएंगे। तो हमने यहाँ पे पहला लिया है हास्य रस। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे हास्य रस। तो इसमें लिखेंगे, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से हास नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त हास्य रस की उत्पत्ति होती है। और दोस्तों, आगे हम देखेंगे कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो दोस्तों, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। फिर दोस्तों, आप लोग उदाहरण डालकर उसमें लिखेंगे काले पेन से। देखिए दोस्तों, जो हेडिंग रहेगा आप लोग बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में उसको काले स्केच से डालेंगे और हम उदाहरण फिर लिखेंगे काले पेन से, या आप लोग नीले पेन से भी लिख सकते हैं कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। आप लोग इसका उदाहरण लिखेंगे कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो दोस्तों, यहाँ हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में उदाहरण के साथ साथ परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप परिभाषा और उदाहरण दोनों अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम आगे देखेंगे, हमारा दूसरा है करुण रस। तो देखिए दोस्तों, करुण रस किसे कहेंगे। तो इसमें आप लोग लिखिए, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है। जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है तो हम इस प्रकार के रस को करुण रस कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने या सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव व संचारी भाव उत्पन्न होता है तो हम इस प्रकार के रस को करुण रस कहते हैं। फिर हम आगे देखेंगे करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, करुण रस का अस्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। फिर आप लोग हेडिंग डालिए उदाहरण। तो इसमें लिखेंगे उदाहरण में, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए दोस्तों, करुण रस का उदाहरण हो जाएगा कि मणि खोए भुजंग सी जननी,
फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यह हमारा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें शोक की भावना व्यक्त की गई है। उपयुक्त उदाहरण में शोक की भावना व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह करुण रस का उदाहरण है। यदि आपको बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे कि आप इसका स्पष्टीकरण करिए, तो आप लोग लिख सकते हैं कि इसमें शोक की भावना व्यक्त की गई है। उपयुक्त उदाहरण में शोक की भावना व्यक्त की गई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह करुण रस का उदाहरण है। तो दोस्तों, करुण रस का उदाहरण क्या हो जाएगा? मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह हमारा करुण रस का उदाहरण हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, करुण रस का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शोक नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव तथा अस्थायी भाव से युक्त करुण रस की उत्पत्ति होती है। और हमने आप लोगों को बताया कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, करुण रस का अस्थायी भाव शोक हो जाएगा। और इसका उदाहरण भी हमने आप लोग को बताया, मणि खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला है तीसरा, वीर रस। तो हम आप लोग को वीर रस और उसका उदाहरण और उसका परिभाषा बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वीर रस। इसमें लिखेंगे, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से, जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से उत्साह नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव से युक्त वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जब किसी काव्य को पढ़ने, लिखने व सुनने से शरीर में जो उत्साह नामक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव व अस्थायी भाव युक्त होता है, उत्पन्न होता है, तो उसे हम वीर रस कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। उसका उदाहरण हो जाएगा वीर रस का, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। तो यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यदि इसमें स्पष्टीकरण पूछे तो आप बताएंगे कि उपयुक्त उदाहरण में वीर की भावना व्यक्त की गई है। देखिए यहाँ पे वीर की भावना व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा वीर रस का उदाहरण है। तो दोस्तों, यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो दोस्तों, हमने आज आप लोगों को हास्य रस, करुण रस और वीर रस का परिभाषा और उसका उदाहरण भी बता दिया है। तो दोस्तों, आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को 24 फरवरी का जो पेपर है, उसमें इन्हीं तीनों रस में से कोई दो रस आपको जरूर पूछेगा और उसमें बोल देगा कि आप उदाहरण और परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, दो देगा, उसमें अथवा करके देगा, किसी एक का आप लोगों को उदाहरण और उसका परिभाषा लिखना होगा। तो दोस्तों, आप इन तीनों को अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए। तो हमने आप लोगों को हास्य रस, वीर रस और करुण रस बताया। तो दोस्तों, हास्य रस का हमारा उदाहरण क्या है कि बुरे समय को देखकर गंजे तू के रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। बुरे समय को देखकर गंजे तू के रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो यह हमारा हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। फिर हमने आप लोग को बताया करुण रस। तो करुण रस का उदाहरण क्या हो जाएगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए दोस्तों, उपयुक्त उदाहरण में हमारा शोक की या कष्ट की भावना इसमें व्यक्त की गई है, तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा करुण रस का उदाहरण है। फिर हमने आगे आप लोग को वीर रस बताया था। तो देखिए दोस्तों, वीर रस का उदाहरण क्या हो जाएगा, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो यह हमारा वीर रस का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को तीनों उदाहरण एक बार फिर से बता दिया है। तो आप लोग उदाहरण सहित इसकी परिभाषा को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 4 नंबर के रस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।
नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं क्लास 12 के सब्जेक्ट हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। आज हम आप सभी लोगों को पत्र लिखना बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पत्र कैसे लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक और वीडियो पत्र लेखन पर बनाया था, जिसमें हमने किसी बैंक की शाखा प्रबंधक को कोई व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र आप लोगों को लिखना बताया था कि आप आवेदन पत्र किसी बैंक की शाखा को ऋण प्राप्ति के लिए कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को अपने नगर की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखना बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में 3 टॉपिक पर हर बार ही पत्र पूछे जाते हैं। उसमें बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में दो पत्र लेखन आता है और उसमें से आपको कोई एक लिखना रहता है। तो देखिए दोस्तों, यही तीन ही पत्र हैं जिनमें से 2 आते हैं। तो आप लोग इन्हें जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो हमने बैंक की शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखवाया है। तो जिन भी स्टूडेंट को पता नहीं है वे लोग जाके हमारे चैनल पर पत्र लेखन को लिख ले। और आज हम आप लोगों को अपने नगर की सफाई हेतु नगर पालिका पर पत्र लिखना बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 24 फरवरी के पेपर में यह पत्र लेखन जरूर पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे जरूर देखकर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम लिखेंगे, इसमें पहले हेडिंग डालेंगे, पहले काले पेन से लिखेंगे सेवा में, उसके बाद कामा लगाएंगे, सेवा में लिखेंगे, फिर कामा लिख के लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, लिखेंगे हम पहले सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर हम यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे विषय। तो यहाँ पे आप लोग काले स्केच से हेडिंग डाल लीजिएगा विषय। फिर इसमें लिखेंगे मतलब किस विषय पर हमें निबंध पत्र लिखना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे नगर की सफाई है तो नगर पालिका को एक पत्र लिखना है। तो हम विषय में लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। फिर देखिए दोस्तों, हम विषय में लिखेंगे कि मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र। फिर उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान, या फिर हम कह सकते हैं महोदय। यहाँ पे लिख के फिर कामा डाल के हम अब नीली पेन से इसमें लिखेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ या खींचना चाहती हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता या चाहती हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग गया है या फिर ढेर लगा हुआ है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा ही मोहल्ला चलता रहा तो जल्द ही मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था करवाएं। देखिए दोस्तों, हम लिखेंगे कैसे कि अपने मोहल्ले की सफाई है तो नगर पालिका को पत्र लिखेंगे सेवा में, काले पेन से लिखेंगे सेवा में, फिर कामा डाल के लिखेंगे इसमें सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। फिर हम यहाँ पे विषय हेडिंग डाल के इसमें लिखेंगे मोहल्ले की सफाई है तो नगर पालिका को एक पत्र। मोहल्ले की सफाई है तो नगर पालिका को एक पत्र। फिर लिखेंगे श्रीमान या महोदय डाल के फिर कामा करके लिखेंगे मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता या चाहती हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर
ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द ही सफाई की व्यवस्था करवाएं। भौदी आबासा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भौदी लिखने के बाद आप लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की कॉपी में कोई भी स्टूडेंट अपना नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं लिखा जाता दोस्तों। आप यहाँ पे का खा गा लिख सकते हैं या आ बासा और कुछ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोने में आप लोग दिनांक डाल के यहाँ पे तारीख डाल लेंगे, जिस दिन रहेगा पेपर, या फिर आगे पीछे का डाल सकते हैं, कोई भी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, आप लोग बोर्ड एग्जाम परीक्षा में 24 फरवरी को पेपर में ऐसे ही मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका पर एक पत्र ऐसे ही लिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो की देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।